Hello guys. So today we meet for the last time with respect to your GS. अब अपनी मुलाकात सिर्फ तभी होगी अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हो तो. So now guys, today as I said, we need to discuss a variety of topics. अब हम लोगों को guys variety of topics discuss करने हैं. Now guys, when we are talking about today's topics, कल हम लोगों की बातचीत ग्लोबल वार्मिंग तक हो गई थी. अब हम लोगों को हमारी लास्ट एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात करनी है, which is climate change. क्लाइमेट चेंज के बाद हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है थ्योरेटिकल. आज बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है. एक टॉपिक पढ़ना है which is environmental impact assessment. इसके बाद हमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करनी है. एंड गाइस प्लीज रिमेंबर, नेचुरल डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में वही है जो इंडिया में अकर करते हैं. ओनली नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया. तो फिर हम लोगों को नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करनी है. यहां पर कुछ आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. तो इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी का यूज होगा नेचुरल डिजास्टर्स में. तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा. जियोमॉर्फोलॉजी भी लगेगी और क्लाइमेटोलॉजी भी लगेगी, दोनों चीजें लगेगी. नेचुरल डिजास्टर्स के बाद गाइस जो हम लोगों को लास्ट बातचीत करनी है, दैट इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोगों को दो पार्ट्स में बातचीत करनी है. डिजास्टर मैनेजमेंट एट ग्लोबल लेवल एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. तो टॉपिक्स आज ज्यादा हैं, लेकिन टॉपिक्स रिलेटिवली छोटे छोटे हैं. आधे घंटे, पौन घंटे, एक घंटे से ज्यादा कोई टॉपिक नहीं. क्लास भी थोड़ी लंबी है, आप लोग जानते हैं, पहले ही आपको बता दिया था मैंने. और आज आपको क्लास में भी कुछ डिक्टेशंस लिखनी पड़ेगी. ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, मैं डिक्टेशन देता जाऊंगा और साथ साथ समझाता चला जाऊंगा. और प्लीज ये वाली बात याद रखिएगा, प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिएगा, इंस्टीट्यूट को मैसेज मत कीजिएगा. जिस चीज की डिक्टेशन मैंने क्लास में दे दी है उसके अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे. प्लीज रिमेंबर दिस. तो प्लीज मुझसे ये मत कहना सर वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की के नोट्स नहीं मिले हैं, सर वो एनडीएमए के नोट्स नहीं मिले हैं. ये सब मैं अभी क्लास में डिक्टेट करवाऊंगा. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ गाइस वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, a relatively smaller topic since we do not have much information about it. हमारा जो आज का पहला टॉपिक है गाइस, दैट इज क्लाइमेट चेंज. हम लोगों को अपनी लास्ट एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बातचीत करनी है. एंड दैट एनवायरमेंटल कंसर्न इज climate change. Now guys, talking about climate change. सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि guys climate change का मीनिंग क्या होता है. What is the meaning of climate change? Guys, climate change is defined, please try to understand, as a process in which there are changes in seasonal as well as precipitational patterns of a region in longer periods of time. तो गाइस जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, when we are talking about climate change is defined as the process in which there are seasonal and precipitational changes, and these changes occur in longer periods of time. अगर सीजनल और प्रेसिपिटेशनल चेंजेस गाइस लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम तक अकर करते हैं तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं बाय द टर्म व्हिच इज नोन एज क्लाइमेट
चेंज। इसका मतलब गाइस सिंपल वर्ड्स में सोचिएगा, अगर सीजनल इंटेंसिटी चेंज होती है, यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि गर्मियां थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती हैं या थोड़ी कम गर्म हो जाती हैं, सर्दियां थोड़ी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं या कम ठंडी हो जाती हैं, अगर सीजनल इंटेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज है। दिस इज क्लाइमेट चेंज। अगर सीजनल लेंथ में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ये भी क्लाइमेट चेंज है। अगर गर्मियां लंबी या छोटी हो जाती हैं, सर्दियां लंबी या छोटी हो जाती हैं, ये सारे के सारे फिनोमिना क्लाइमेट चेंज है। और इसी तरीके से अगर प्रेसिपिटेशनल पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि बारिश कम या ज्यादा हो जाती है, और या फिर बारिश होने का जो पीरियड है वो चेंज हो जाता है, या तो ये प्रेसिपिटेशनल चेंजेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल से रिलेटेड है, या फिर ये प्रेसिपिटेशनल चेंजेस रिलेटेड हैं विद चेंज इन पीरियड ऑफ रेनफॉल। अगर गाइस इन चारों में से कोई भी इवेंट होता है, चाहे सीजनल इंटेंसिटी चेंज होती है, सीजनल लेंथ चेंज होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल चेंज होता है, या पीरियड ऑफ रेनफॉल चेंज होता है, तो इन चारों इवेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? ऑल दीज 4 इवेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को ये समझना है दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्लाइमेट चेंज गाइस नाम का जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस किया था आईपीसीसी ने। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आईपीसीसी, and this term was introduced by IPCC in 2003. 2003 में गाइस सबसे पहले आईपीसीसी ने हमें क्लाइमेट चेंज नाम का टर्म दिया था। हमें ये बताया था कि एनवायरमेंटली एक फिनोमेना चल रहा है जिसे हम लोग क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, और इस क्लाइमेट चेंज की या इस क्लाइमेट चेंज में ये 4 प्रोसेसेस हैं जो टेक प्लेस होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और द इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनेरियो ऑफ क्लाइमेट चेंज, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को गाइस साइंटिस्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। साइंटिस्ट्स डिवाइड क्लाइमेट चेंज इनटू 2 पार्ट्स। We have the first part which are seasonal variations, and we have the second part which is but obviously precipitational variations. हमारे पास सीजनल वेरिएशंस हो रही हैं, हमारे पास प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस हो रही हैं। कुछ रीजन्स में सीजनल इंटेंसिटी में और सीजनल साइकिल्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ रीजन्स में प्रेसिपिटेशनल इंटेंसिटी में या प्रेसिपिटेशनल साइकिल्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जब गाइस हम लोग सीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीजनल वेरिएशंस, in seasonal variations we are observing 3 phenomena. 3 phenomena हैं जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सीजनल वेरिएशंस में। Guys, the first phenomena that we are observing in seasonal variations is lengthening of summers. हम लोगों को गाइस समर्स की लेंथनिंग देखने को मिल रही है।
समर्स रिलेटिवली लंबी होती चली जा रही हैं. The second thing that we are observing in seasonal variations is increase in intensity of summers, specifically in lower latitudes. गाइस समर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज मेजरली लोअर लैटिट्यूड्स में देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली बिटवीन 10 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड्स. 10 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड में वी आर ऑब्जर्विंग इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ समर्स. इसके अलावा गाइस एक और फिनोमेना है जो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स इन हायर लैटिट्यूड्स. और गाइस एक और सिनेरियो है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट इज इंक्रीज इन intensity of winters in higher latitudes. Guys, above 50 degrees latitudes winter की intensity भी increase हो रही है. These are the three things that we are observing with respect to seasonal variations. Lengthening of summers globally हो रही है, हर जगह summers lengthen होती चली जा रही हैं. समर्स की इंटेंसिटी लोअर लैटिट्यूड्स में इंक्रीज कर रही है और विंटर्स की इंटेंसिटी हायर लैटिट्यूड्स में इंक्रीज कर रही है. दीज आर दी थ्री थिंग्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू सीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट चेंज. अब गाइस हमें ये पता लगाना है कि ये सारे के सारे सिनेरियोज क्यों हो रहे हैं. Why are these scenarios taking place? What is the reason of the occurrence of these scenarios? क्या reason है जिस reason की वजह से ये scenarios occur कर रहे हैं? अब guys जब हम लोग पहले दो scenarios के बारे में बात करते हैं, when we are talking about lengthening of summers and increase in the intensity of summers specifically in lower latitudes, these two scenarios are taking place due to global warming. ये दोनों सिनेरियोस गाइस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं. कल ही हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के दो मेजर रीजंस हैं. पहला मेजर रीजन है मिलानकोविच कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा मेजर रीजन है रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो गाइस मिलानकोविच कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज की वजह से हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है. और गाइस इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोगों को ग्लोबली समर्स की लेंथनिंग देखने को मिल रही है और साथ में इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ समर्स देखने को मिल रहा है इन दी लोअर लैटिट्यूड्स. अब गाइस 2004 से ये देखा जा रहा है, 2004 से लेके प्रेजेंट तक ये चीज देखी गई है कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं गाइस, उन हायर लैटिट्यूड्स में we are observing the scenario of increase in intensity of winters. कि गाइस विंटर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है हायर लैटिट्यूड्स में. अब गाइस विंटर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है हायर लैटिट्यूड्स में, इसके लिए हम लोगों को तीन अलग अलग रीजंस दिए गए हैं. We have been given three different reasons.
The first reason is the second law of मिलानकोविच। जो पहला रीजन है गाइस वो मिलानकोविच का सेकंड लॉ है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो सही समझ गए हैं। दिस इज द लॉ ऑफ एक्सियल इंक्लिनेशन। ये गाइस एक्सियल इंक्लिनेशन वाला लॉ है। जो दूसरा रीजन है गाइस दैट इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज मॉन्डरर्स मिनिमा। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बुलाते हैं मॉन्डरर्स मिनिमा। अभी दोनों एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या मतलब है इसका। और गाइस एक थर्ड कॉन्सेप्ट है, प्लीज रिमेंबर, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स। और गाइस एक थर्ड लास्ट ईयर रीजन दिया था विच इज एक्सपेंशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स। अब गाइस प्लीज रिमेंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स हैज बीन रिजेक्टेड। इसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि अभी तक हम लोग इस फिनोमेना को कंफर्म नहीं कर पाए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू कंफर्म दिस फिनोमेना। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, ये मुझे बार बार बताने की शायद जरूरत नहीं है कि जो चीज अब रिजेक्टेड है वो चीज यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी। दैट विल नॉट बी आस्क्ड टू यू। आप लोगों के नोट्स में भी, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के नोट्स आपको मिले हैं, उन नोट्स में भी एक्सपेंशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स मेंशन कर रखा होगा। आपको नहीं पढ़ना, यू डोंट हैव टू रीड इट, इट हैज बीन रिजेक्टेड नाउ। आईपीसीसी ने खुद रिजेक्ट किया है इसे। तो इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ दो ही सिनेरियोज हैं which are causing the increase in intensity of winters in higher latitudes. We have only two scenarios. Now guys, तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस करना है। We need to focus on these two only. We do not need to focus on expansion of polar vortex. पढ़ना चाहते हो पोलर वॉर्टेक्स के बारे में, गूगल कर लेना, मुझसे क्वेश्चन मत पूछना। आपको पता है जो चीज यूपीएससी नहीं पूछता उसे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि यूपीएससी पोलर वॉर्टेक्स को नहीं पूछेगा इसलिए आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। नाउ गाइस वी टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मिलानकोविच। सेकेंड लॉ ऑफ मिलानकोविच गाइस किसके बारे में बात करता है? सेकेंड लॉ ऑफ मिलानकोविच एक्सियल इंक्लिनेशन के बारे में बात करता है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों को याद होगा गाइस, सेकेंड लॉ ऑफ मिलानकोविच कहता है कि जो अर्थ की एक्सियल इंक्लिनेशन है वो वेरी करती है। इट वेरीज रफली बिटवीन 21 and 24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्रीज, नॉट डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में ये वेरी करती है। 40,000 साल का एक पीरियड होता है, जिस 40,000 साल के पीरियड में पहले इंक्लिनेशन 21 to 24 जाती है, फिर 24 to 21 जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब एक्सियल इंक्लिनेशन इंक्रीज होती है तो गाइस it moves from 21 degrees to 24 degrees, and when it moves from 21 degrees to 24 degrees guys, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? साइकिल ऑफ इंक्लिनेशन बुलाते हैं। दिस इज नोन एज साइकिल ऑफ इंक्लिनेशन। और जब एक्सियल इंक्लिनेशन डिक्रीज करती है, यानी कि 24 से 21 डिग्रीज जाती है,
तो इसी पीरियड को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज साइकिल ऑफ डेक्लिनेशन। इसे हम लोग साइकिल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। यही बातचीत करी थी। अब गाइस ध्यान से समझिएगा, क्या होता है एक्सियल इंक्लिनेशन के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से? What happens due to increase or decrease of axial inclination? मैं गाइस आपके लिए 3 डायग्राम्स बना रहा हूं। दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एक्सियल इंक्लिनेशन। ये एक्सियल इंक्लिनेशन है। दूसरा डायग्राम, वैसे 2 डायग्राम में ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दिस इज द अर्थ, this is the axial inclination and this is the sun. आप गाइस एक बात जानते हैं, जो भी हेमिस्फेयर सन को फेस कर रहा होगा उसमें समर्स होंगी, जो भी हेमिस्फेयर सन से अवे होगा उसमें विंटर्स होंगी। अब देखिए, जब एक्सियल इंक्लिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, व्हेन एक्सियल इंक्लिनेशन विल इंक्रीज, जो समर्स वाला हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाएगा और जो विंटर्स वाला हेमिस्फेयर है वो सन से ज्यादा अवे टिल्ट हो जाएगा। और जब समर्स वाला हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा और विंटर्स वाला हेमिस्फेयर सन से अवे टिल्ट हो जाएगा, तो गाइस समर्स की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी और विंटर्स की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। इन सिंपल वर्ड्स क्या हो रहा है, जिस हेमिस्फेयर में समर्स हैं वो हेमिस्फेयर सन की तरफ झुकता चला जा रहा है, सन के क्लोजर जाता चला जा रहा है। जिसमें पहले से ही समर्स हैं, अगर वो सन के और ज्यादा क्लोजर जाएगा तो उसमें जो टेम्परेचर्स हैं वो और ज्यादा राइज करेंगे, और जिस हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं, ये सन है, वो और ज्यादा सन से दूर मूव कर रहा है। तो जब ये हेमिस्फेयर सन से और ज्यादा दूर मूव करेगा तो गाइस इसमें जो ठंड है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ध्यान से समझिएगा, जब भी एक्सियल इंक्लिनेशन इंक्रीज करती है, समर्स बिकम हॉटर एंड विंटर्स बिकम कोल्डर। इस समय गाइस अर्थ की एक्सियल इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रही है। वी आर इन द साइकिल ऑफ इंक्लिनेशन, और जब अर्थ की एक्सियल इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली इस समय जो हेमिस्फेयर विंटर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हेमिस्फेयर सन से दूर मूव कर रहा है, और इसी रीजन की वजह से विंटर्स भी इंटेंस हो रही है। और गाइस अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मतलब जो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ समर्स हो रहा है लोअर लैटिट्यूड्स में, वो भी एक्सियल इंक्लिनेशन की वजह से भी है? बिल्कुल है। एक्सियल इंक्लिनेशन सिर्फ और सिर्फ विंटर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर रही है, एक्सियल इंक्लिनेशन समर्स की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर रही है। तो गाइस ये अर्थ है, ये कम इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन बढ़ती चली जा रही है। जिस हेमिस्फेयर में समर्स चल रहा है वो हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होता चला जा रहा है, जिस हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रही हैं वो सन से अवे टिल्ट होता चला जा रहा है। इसलिए समर्स भी वार्मर हो रही हैं और विंटर्स भी कोल्डर हो रही हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू एक्सियल इंक्लिनेशन। याद कीजिए, बार बार कहना पड़ता है, यही बातचीत हम लोगों ने पहले भी करी थी जब मिलानकोविच का सेकंड लॉ समझा था। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे समर्स वार्मर होती चली जाएंगी और विंटर्स कोल्डर होती चली जाएंगी। So this is what we need to know about axial inclination and its impacts over
द इंटेंसिटी ऑफ सीजन्स। इतनी कहानी है गाइस जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ गाइस आफ्टर दिस we come to our next scenario that is causing increase in intensity of winters, and this is the scenario which is known as Monderer's minima. अब गाइस जब हम लोग मॉन्डरर्स मिनिमा के बारे में बात करते हैं, मॉन्डरर्स मिनिमा is a scenario which is related with सनस्पॉट्स। ये सिनेरियो गाइस किससे रिलेटेड है? ये सिनेरियो सनस्पॉट्स से रिलेटेड है। याद होगा आप लोगों को गाइस, सन के सरफेस पे कुछ रिलेटिवली डार्क रीजन्स होते हैं। इन रिलेटिवली डार्कर रीजन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? इन रिलेटिवली डार्कर रीजन्स को हम लोग सनस्पॉट्स बुलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग पहले पूरी बात कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में, अगर याद हो तो। अब गाइस सनस्पॉट्स का एरिया कांस्टेंट नहीं रहता है। सनस्पॉट्स बहुत ज्यादा एरिया भी शो करते हैं और सनस्पॉट्स बहुत कम एरिया भी शो करते हैं, ऐसे। और आप लोगों को याद होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एरिया में इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये एक साइकिल के हिसाब से होता है, जिसे हम लोग बुलाते हैं 11 ईयर साइकिल। 11 साल में जो सनस्पॉट्स हैं वो मैक्सिमम से मिनिमम हो जाते हैं और 11 सालों में ही जो सनस्पॉट्स हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन उठा के देख लीजिएगा, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। अब गाइस सनस्पॉट्स जब मैक्सिमम होते हैं तो सन मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है। यह भी मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है। और सनस्पॉट्स जब मिनिमम होते हैं तो सन मिनिमम हीट लिबरेट करता है। यानी कि हीट लिबरेटेड बाय द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सनस्पॉट्स। जितना ज्यादा सनस्पॉट्स का एरिया होगा उतना ज्यादा हीट का लिबरेशन होगा। ऐसा क्यों होता है मुझे पता है, फिर से मैसेज करके पूछोगे, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं। गाइस सनस्पॉट्स लिबरेट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और इंफ्रारेड रेडिएशंस आर द मेजर रेडिएशंस दैट ब्रिंग हीट टू द ट्रोपोस्फेयर। इसीलिए जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होंगे उतना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस का उतनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो लिबरेट होंगी, और जितनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस लिबरेट होंगी उतनी ज्यादा हीट ट्रोपोस्फेयर में आएगी, और जितनी ज्यादा हीट ट्रोपोस्फेयर में आएगी उतना ही ज्यादा हमारे एटमॉस्फेरिक और सरफेस टेम्परेचर्स होते चले जाएंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सनस्पॉट्स लिबरेट infrared radiations, which are the major radiations that bring heat to the troposphere. इसीलिए सनस्पॉट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस का लिबरेशन होगा और उतना ही ज्यादा हीट ट्रोपोस्फेयर में एंटर करेगी। अब गाइस इस समय at present we are experiencing a very unusual event which is known as Monderer's minima. इस समय हम गाइस एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसे हम लोग मॉन्डरर्स मिनिमा बुलाते हैं।
in Mondra's minima the sunspots are negligible. सनस्पॉट्स गाइस नेग्लिजिबल है, यानी कि इस समय सन अपनी मिनिमम मोस्ट हीट लिबरेट कर रहा है। सन इज लिबरेटिंग इट्स मिनिमम मोस्ट हीट, और इसी रीजन की वजह से हायर लैटिट्यूड्स में विंटर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। दिस इज अगेन अ रीजन एज टू व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स इज इंक्रीजिंग इन हायर लैटिट्यूड्स। अब गाइस प्लीज ये वाली बात याद रखिएगा। आप लोग अभी मुझसे पूछेंगे फिर कि सर अगर इस समय सन अपनी मिनिमम हीट लिबरेट कर रहा है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि सन तो अपनी मिनिमम हीट लिबरेट कर रहा है, लेकिन अर्थ किसके क्लोजर जाती चली जा रही है? सन के क्लोजर जाती चली जा रही है और ग्रीन हाउस गैसेस का लिबरेशन होता चला जा रहा है। इन दोनों फिनोमिनास का इंपैक्ट मॉन्डरर्स मिनिमा से कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए ऑन एन एवरेज अर्थ के टेम्परेचर्स डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, अर्थ के टेम्परेचर्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर एज ऑफ नाउ मिलानकोविच contractions and greenhouse effect is causing a much larger impact than Mondra's minima. And this is the reason as to why global warming is taking place. लेकिन मॉन्डरर्स मिनिमा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है। ये इंपैक्ट कहां देखने को मिल रहा है? ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इन दी विंटर्स ऑफ हायर लैटिट्यूड। सो प्लीज रिमेंबर दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो हेमिस्फेयर विंटर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो वैसे भी सन से दूर मूव कर रहा है, और दूसरी बात सन भी इस समय मिनिमम हीट लिबरेट कर रहा है। इन दोनों रीजंस की वजह से क्या हो रहा है? इन दोनों रीजंस की वजह से हायर लैटिट्यूड्स में विंटर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड जो हेमिस्फेयर समर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हेमिस्फेयर सन की तरफ मूव कर रहा है, और ऑल टुगेदर अर्थ भी सन की तरफ मूव करती चली जा रही है, या सन से इसका डिस्टेंस रिड्यूस होता चला जा रहा है। दूसरी चीज, ग्रीन हाउस गैसेस का लिबरेशन हो ही रहा है। इन सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से ऑल टुगेदर जो विंटर्स हैं वो लेंथन हो रही हैं, और साथ में जो विंटर्स की इंटेंसिटी है लोअर लैटिट्यूड्स में वो भी बढ़ती चली समर्स जो हैं वो लेंथन हो रही हैं, और जो समर्स की इंटेंसिटी है लोअर लैटिट्यूड्स में वो भी बढ़ती चली जा रही है, नॉट विंटर्स। सो प्लीज रिमेंबर लेंथनिंग ऑफ समर्स एंड इंक्रीज in intensity is related with Milankovitch contractions, greenhouse effect, and increase in axial इंक्लिनेशन। गाइस ये तीन रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से समर्स लेंथन हो रही हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स
is due to two phenomena. ये दो phenomena की वजह से हो रही है. पहला है increase in axial inclination और दूसरा है Maunder मिनिमा. तो प्लीज इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करिएगा. These are the reasons as to why seasonal variations are taking place. और अभी तक तो IPCC को भी सिर्फ इतना ही पता है. क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं. We know very less with respect to climate change. अब guys, this is the description about seasonal variations. अब हम लोग आते हैं precipitational variations पे. Talking about precipitational variations में हम लोग दो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं. We are experiencing two things. दो चीजें हैं जो हम लोगों को देखने को मिल रही हैं. The first thing that we are observing in precipitational variations is there is, guys ध्यान से समझिएगा इस बात को, there is an overall decrease in the global precipitation. Guys, overall global precipitation decrease कर रही है. जितनी बारिश पहले हुआ करती थी उतनी बारिश अब नहीं हो रही है. That amount of rainfall is not taking place now. अब गाइज आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो काफी लॉजिकल क्वेश्चन होगा कि सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं. अगर टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं तो फिर इवेपोरेशन भी राइज करनी चाहिए और अगर इवेपोरेशन राइज करेगी तो प्रेसिपिटेशन को भी राइज करना चाहिए. और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टेम्परेचर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेसिपिटेशन ओवरऑल डिक्रीज कर रही है. The precipitation is decreasing overall. Why is it so? Guys, this is so due to a phenomena जिसे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा known as atmospheric brown cloud. ये फिनोमेना गाइस एक जोग्राफिकल सिनेरियो की वजह से हो रहा है या एक नेचुरल सिनेरियो की वजह से हो रहा है जिसे हम लोग बुलाते हैं एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड. एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए. इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू. इसके ऊपर डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और गाइस दूसरी कहानी है अबाउट चेंजिंग precipitation patterns. The next story is about changing precipitation patterns. जब guys हम लोग changing precipitation patterns के बारे में बात करते हैं then please remember we are talking about changes in distribution of precipitation. प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है. जो जिन रीजन्स में पहले हाई प्रेसिपिटेशन होती थी अब उन रीजन्स में रिलेटिवली लोअर प्रेसिपिटेशन हो रही है और जिन रीजन्स में रिलेटिवली लोअर प्रेसिपिटेशन होती थी उन रीजन्स में रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन हो रही है. सो देयर आर चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रेसिपिटेशन। और ये क्यों हो रहा है, ये वाली बात हम लोग जानते हैं। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स। इसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स? ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स मीन्स डेवलपमेंट of artificial vortexes। Guys, artificial vortexes का डेवलपमेंट हो रहा है। So this is what we need to understand first। इतनी कहानी है जो हम लोगों को समझनी है कि गाइस प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस में क्या हो रहा है। एक तो जो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है वो ओवरऑल डिक्रीज कर रही है, एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, एंड सेकेंडली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज चेंजिंग। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंज कर रहा है, ये किसकी वजह से चेंज कर रहा है? दिस इज चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजेशन ऑफ landscapes। Now guys, let us first try to understand the concept of atmospheric brown cloud। क्या होता है atmospheric brown cloud में? What is an atmospheric brown cloud? Now guys, talking about an atmospheric brown cloud, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के बारे में बात करते हैं, देन गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज अ रीजन क्लोज टू द सरफेस वेयर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SPM and dust particles। Guys, atmospheric brown cloud एक रीजन होता है सरफेस के पास जहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है SPM और डस्ट पार्टिकल्स का। So this region is known as एन एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड। ये सरफेस है। ये गाइस एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और एसपीएम कॉन्सेंट्रेटेड है। अब गाइस ये जो रीजन है जहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और एसपीएम कॉन्सेंट्रेटेड है, इन रीजन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? इन रीजन्स को we call as atmospheric brown clouds। और डेफिनेटली SPM और डस्ट पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें कौन से रीजन्स में देखने को मिलेगा? अर्बन रीजन्स में देखने को मिलेगा। तो अर्बन रीजन्स के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा एरिया होता है सरफेस के पास जहां पर एसपीएम और डस्ट पार्टिकल्स की बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है, और इसी रीजन को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी रीजन को बुलाते हैं एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड। अब गाइस प्लीज रिमेंबर, जब एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के ऊपर इंसोलेशंस पड़ती है, when insolations fall over atmospheric brown clouds, तो गाइस ये जो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड है, ये इन इंसोलेशंस को रिफ्लेक्ट भी कर देता है और इन इंसोलेशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। देयर इज रिफ्लेक्शन एंड देयर इज एब्जॉर्प्शन। और इसीलिए जहां पर भी एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड की प्रेजेंस होती है, वहां पर गाइस सरफेस तक
बहुत ज्यादा इंसुलेशंस नहीं पहुंच पाती है। द सरफेस रिसीव्स लेसर अमाउंट ऑफ इंसुलेशंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड क्या होता है। एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड एक ऐसा रीजन होता है सरफेस के पास जहां पर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड की प्रेजेंस की वजह से जो इंसुलेशंस हैं वो सरफेस पे पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड की वजह से जो इंसुलेशंस हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, दे गेट स्कैटर्ड। और जब स्कैटरिंग हाई अमाउंट्स में होती है तो सरफेस के ऊपर पहुंचने वाली इंसुलेशंस रिड्यूस हो जाती है। अब गाइस होता कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग ये समझेंगे इस एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड की वजह से ग्लोबल प्रेसिपिटेशन क्यों डिक्रीज हो रही है। गाइस ध्यान से सोचिए, ये सी है, ये एक कोस्टल रीजन है और आप लोग ये वाली बात जानते ही हैं गाइस कि कोस्टल रीजन्स में किसकी प्रेजेंस होती है, कोस्टल रीजन्स में प्रेजेंस होती है मेजर सिटीज की। वी हैव मेजर सिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द कोस्टल रीजन्स। गाइस इन मेजर सिटीज के ऊपर बनते हैं बहुत ही डेंस ब्राउन क्लाउड्स, वेरी डेंस ब्राउन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ये ब्राउन क्लाउड्स, ध्यान से सोचिएगा, इंसोलेशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और जब ये इंसोलेशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं तो सरफेस पे इंसोलेशंस रिड्यूस हो जाती है। जब सरफेस पे इंसोलेशन रिड्यूस हो जाती है तो गाइस इसकी वजह से सरफेस के टेम्परेचर्स डिप करते हैं और जब सरफेस के टेम्परेचर्स डिप करते हैं तो सरफेस पे कौन सा प्रेशर जोन बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। इस हाई प्रेशर जोन की वजह से ऑफशोर विंड स्टार्ट होती हैं और ये ऑफशोर विंड्स पूरे के पूरे ब्राउन क्लाउड को कहां डिस्प्लेस कर देती हैं, ये ऑफशोर विंड्स पूरे के पूरे ब्राउन क्लाउड को डिस्प्लेस कर देती हैं सीज और ओशंस के ऊपर। और इसी वजह से अब सीज और ओशंस तक जो इंसुलेशंस पहुंच रही होती हैं ये इंसुलेशंस रिड्यूस हो जाती हैं और इन इंसुलेशंस के रिड्यूस होने की वजह से इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाती है और इवेपोरेशन के रिड्यूस होने की वजह से precipitation reduce हो जाती है। This is the phenomena that occurs. Atmospheric brown cloud बन जाता है एक मेजर सिटी के ऊपर, उस सिटी के टेम्परेचर्स डिप होते हैं, सिटी के टेम्परेचर्स डिप होने की वजह से ऑफशोर विंड चलती हैं, ये एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड को सी के ऊपर डिस्प्लेस कर देती हैं। जब सी के ऊपर एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड आ जाता है तो गाइस सी के टेम्परेचर्स रिड्यूस हो जाते हैं और इसी रीजन की वजह से वहां से ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाती है और यहां पर प्रेसिपिटेशन डिक्रीज कर जाती है। यही फिनोमिना गाइस हमें देखने को मिल रहा है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। This is the phenomena that we are observing along the western coast of India. Western coast के major cities के ऊपर बहुत सारे brown clouds बन रहे हैं। ये brown clouds जो हैं वो अरेबियन सी के ऊपर डिस्प्लेस होते चले जा रहे हैं और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से अरेबियन सी से जो इवेपोरेशन है वो रिड्यूस हो रही है। So this is the first phenomena that we need to understand with respect to प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस। ये कहानी है गाइस प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस की। अब गाइस दूसरी कहानी आती है प्रेसिपिटेशनल वेरिएशन से रिलेटेड, व्हिच इज
changes in precipitational patterns, and this is taking place due to humanization of landscapes. Humanization of landscapes का मतलब आपको याद ही होगा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही एनवायरमेंट में इसके बारे में बात कर रहे थे. Humanization of landscapes is the phenomena where a green zone is converted into an urban settlement. अगर एक ग्रीन जोन जहां पर फॉरेस्ट्स प्रेजेंट हैं वो एक अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो गाइस इस फिनोमेना को हम लोग ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स कहते हैं. अब गाइस क्या हो रहा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स की वजह से, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल. इसमें गाइस इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आप लोग जानते ही हैं इंडिया में गाइस हम लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन मेड वॉर्टेक्स की प्रेजेंस है, और इस मैन मेड वॉर्टेक्स को हम लोग बुलाते हैं मालाबार वॉर्टेक्स. मालाबार वॉर्टेक्स की वजह से क्या हुआ है, ध्यान से सोचिएगा. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मालाबार वॉर्टेक्स, मालाबार वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन से पहले क्या सिनेरियो था. ये इंडिया है, गाइस कितने वॉर्टेक्सेस बनते थे इंडिया में तब. एक बनता था राजपुताना, एक बनता था उत्कल, एक बनता था शिलोंग. अरेबियन सी की विंड्स इस तरीके से मूव करती थी, बे ऑफ बंगाल की विंड्स इस तरीके से मूव करती थी, और साथ में इस तरीके से मूव करती थी. कुछ विंड्स वेस्टर्न कोस्ट पे जरूर जाती थी, वेस्टर्न कोस्ट में भी रेनफॉल होता था, लेकिन इस रीजन में, ये जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, इस रीजन में भी, और ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, इस रीजन में भी रेनफॉल होता था. लेकिन मालाबार वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ Malabar vortex. What happened after the formation of Malabar vortex? After the formation of Malabar vortex, guys, the situation became somewhat like this. Situation कुछ इस तरीके की हो गई. ये इंडिया है, एक vortex यहां बन गया, ये मालाबार है. राजपुताना वॉर्टेक्स आपको पता है इंदिरा गांधी कनाल की वजह से वीक हो गया. उत्कल वॉर्टेक्स भी धीरे धीरे करके वीक हो रहा है, और शिलोंग वॉर्टेक्स भी वीक हो रहा है. अब ये वॉर्टेक्सेस हैं. अब गाइस मेजरली विंड्स कहां जा रही हैं, मेजरली विंड्स वेस्टर्न कोस्ट पे जा रही हैं, और बहुत कम विंड्स किस तरफ जा रही हैं, बहुत कम विंड्स पंजाब और हरियाणा की तरफ जा रही हैं. और इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से गाइस जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है वहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, और जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है यहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. अब पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जनरली ड्रॉट लाइक सिचुएशंस रहती हैं, और जबकि वेस्टर्न कोस्ट पे जनरली फ्लड लाइक सिचुएशंस रहती हैं. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक आर्टिफिशियल वॉर्टेक्स बनने की वजह से काफी एरियाज के प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल vortexes.
तो इतनी कहानी है गाइस जो हम लोगों को समझनी है with respect to the various phenomena that take place with respect to climate change. अब गाइस आपका क्वेश्चन आएगा कि इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज का, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो नाउ गाइस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the impacts of climate change, then guys the major impact is with respect to desertification and anti-desertification. जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है गाइस क्लाइमेट चेंज का, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेजर्टिफिकेशन एंड एंटी डेजर्टिफिकेशन. गाइस जिन रीजन्स में प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो गई है, वेयर एवर प्रेसिपिटेशन हैज डिक्रीज्ड, उन रीजन्स में हम लोगों को लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल रहा है. क्योंकि जब प्रेसिपिटेशन ही नहीं है तो नेचुरल वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर पा रहा है. और गाइस जब किसी भी रीजन में हम लोगों को लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है तो गाइस इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग डेजर्टिफिकेशन बुलाते हैं. और जब लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल रहा है तो गाइस इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. आप लोग जानते ही हैं बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज्यादा लॉस किस वजह से होता है, हैबिटेट की वजह से होता है. यहां पर गाइस जब लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है तो इस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है और इसी हैबिटेट लॉस की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है. अब गाइस जहां पर प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रही है, ध्यान से समझिएगा, या तो वहां पर फ्लड लाइक सिचुएशंस हो रही है, आइदर देयर आर फ्लड लाइक सिचुएशंस और दैट रीजन इज शोइंग एंटी डेजर्टिफिकेशन, और या फिर उस रीजन में एंटी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. जब गाइस एंटी डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो देयर इज ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और जब नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होगी तब वी विल सी इकोलॉजिकल सक्सेशन. यहां पर गाइस हम लोगों को इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलेगा. बट प्लीज रिमेंबर, अभी तक का डेटा हम लोगों को यह बताता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस इकोलॉजिकल सक्सेशन से कहीं ज्यादा है. बायोडाइवर्सिटी लॉस इज मच हायर देन इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो आप लोग समझ सकते हैं डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, एंटी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. एंटी डेजर्टिफिकेशन की वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन से ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस ज्यादा हो रहा है. और गाइस दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे रीजन्स में फ्लड लाइक सिचुएशंस आती चली जा रही हैं और इन्हीं फ्लड लाइक सिचुएशंस के आने की वजह से वर्ल्ड ओवर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं. द नेचुरल डिजास्टर्स आर इंक्रीजिंग. सो यू कैन से इन conclusion that we have three impacts of climate change, where two impacts are negative impacts
and one impact is positive. The negative impacts are desertification and increase in natural disasters, and the positive impact is anti-desertification. So this is what you need to know about climate change or impacts of climate change. तो guys इतनी कहानी है जो हम लोगों को किसके बारे में पता होनी चाहिए, जो हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होनी चाहिए. क्लाइमेट चेंज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. क्लाइमेट चेंज में या तो सीजनल वेरिएशंस होती हैं या फिर प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस होती हैं. सीजनल वेरिएशंस में या तो सीजन्स की इंटेंसिटी चेंज होती है या फिर सीजन्स की लेंथ चेंज होती है. प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस में या तो प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी चेंज होती है या फिर प्रेसिपिटेशनल पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं. जब गाइस हम लोग सीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं तो इस समय हमें तीन सीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं, which are lengthening of summers, increase in intensity of summers in lower latitudes and increase in intensity of winters in higher latitudes. अगर हम लोग lengthening of summers और increase in intensity of summers की बात करते हैं तो इसके तीन रीजंस हैं: मिलानकोविच कॉन्ट्रैक्शंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इंक्रीज इन एक्सियल इंक्लिनेशन. अगर हम लोग इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स की बात करते हैं तो इसके दो रीजंस हैं: इंक्रीज इन एक्सियल इंक्लिनेशन एंड मॉन्डरर्स मिनिमा. इसके बाद गाइस जब हम लोग प्रेसिपिटेशनल वेरिएशंस की बात करते हैं तो ओवरऑल जो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज हो रही है. ओवरऑल precipitation decrease हो रही है due to a phenomena which is known as atmospheric brown cloud. Atmospheric brown cloud guys एक ऐसा region होता है surface के पास जहां पर dust particles और SPM का बहुत ज्यादा concentration होता है. ये region generally urban areas के ऊपर बनता है. कोस्टल एरियाज में जब ब्राउन क्लाउड्स बनते हैं तो ये सी के ऊपर डिस्प्लेस हो जाते हैं जिस वजह से इवेपोरेशन कम हो जाती है, जिस वजह से प्रेसिपिटेशन रिड्यूस होती है. अब मुझे पता है, देखिए मैं जानता हूं ये आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप कह रहे हो मालाबार वॉर्टेक्स की वजह से वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेसिपिटेशन बढ़ गई है और आप कह रहे हो कि ब्राउन क्लाउड की फॉर्मेशन की वजह से वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेसिपिटेशन कम हो गई है. तो वेस्टर्न कोस्ट पे असल में प्रेसिपिटेशन बढ़ रही है या कम हो गई है? बेटा इतनी ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, आज आखिरी दिन है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? इतना दिमाग आपको चाहिए यूपीएससी का पेपर क्लियर करने के लिए. जब मैं कह रहा हूं वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो गई है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शनल रेनफॉल. जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर रिड्यूस हुआ है. आपको पता है कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है. और गाइस जब मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स की वजह से, मालाबार वॉर्टेक्स बनने की वजह से वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर प्रेसिपिटेशन बढ़ गई है, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनसूनल रेनफॉल. मैं मॉनसूनल रेनफॉल की बात कर रहा हूं. तो वेस्टर्न कोस्ट पे कन्वेक्शनल रेनफॉल रिड्यूस हुआ है और मॉनसूनल रेनफॉल बढ़ गया है. लास्टली गाइस हम लोगों ने बात करी इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के. दो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं. डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है जहां पर प्रेसिपिटेशन रिड्यूस हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, फ्लड्स बढ़ रहे हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रही है. और जहां पर प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रही है, अगर वहां पर पहले कम प्रेसिपिटेशन होती थी तो अब वहां पर एंटी डेजर्टिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज. इतनी कहानी है गाइस क्लाइमेट चेंज के बारे में. अब आप लोग पूछेंगे सर इंटरनेशनल कन्वेंशंस. बेटा क्लाइमेट चेंज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ग्लोबल वार्मिंग ही है और आपको पता है
इस समय जो पेरिस अग्रीमेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बातचीत करी थी, वो मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की। अगर ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी तो अपने ही आप कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज भी रुक जाएगा। तो अगेन अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, आपको किसके बारे में लिखना है? आपको पेरिस अग्रीमेंट के बारे में ही लिखना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ गाइस हमारे मेजर एनवायरमेंटल सिनेरियोस खत्म होते हैं, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब गाइस नाउ we come to our last topic in environment, which is environmental impact assessment. अब हम लोग गाइस बातचीत करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब गाइस ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। आपको इसमें डिक्टेशन लिखनी है। मैं 2 मिनट पानी पी रहा हूं, आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं डिक्टेशन लिखवाता जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा, और इसके अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे। So guys, write down the heading, environmental impact assessment. हेडिंग लिखिए, environmental impact assessment. इसमें लिखिए, in 1960s, USA recognized the fact, USA recognized the fact that regions which are highly industrialized, that regions which are highly industrialized show maximum environmental concerns, such as air pollution, comma, urban heat island effect, etc., comma. Thus it was decided by the US Congress, that to save these citizens from harmful environmental scenarios, most of the further industrialization will be done in thinly populated areas, comma. If any project is undertaken in regions of human settlements, then
it will be analyzed before the project is initiated. It will be analyzed before the project is initiated as to what are the negative impacts of this project, as to what are the negative impacts of this project over the surrounding areas, comma, the process of assessment of these impacts is called as environmental impact assessment. The process of assessment of these impacts is known as environmental impact assessment, comma. Only when this process is completed, only when this process is completed, it will be decided whether to carry on the project or not. Whether to carry on the project or not. Full stop. तो गाइस सबसे पहले हमें यह समझना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. तो इसमें गाइस यूएसए ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो रीजन्स इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहां पर सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं. ये तो बट ऑब्वियस है. और इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स का स्पेसिफिकली पोल्यूशन एटसेट्रा का ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. ह्यूमंस हैव अ हाईली नेगेटिव इंपैक्ट और ह्यूमंस suffer a highly negative impact of these scenarios. और इसी रीजन की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जहां पर भी मेजर सिटीज हैं वहां पर कोई फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जाएगा. और अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा तो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले उस प्रोजेक्ट के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट्स को असेस किया जाएगा. और अगर ऐसा लगेगा कि उस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव इंपैक्ट्स नेगेटिव इंपैक्ट से ज्यादा है तभी उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की परमिशन दी जाएगी. और जब प्रोजेक्ट के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को असेस किया जाएगा तो गाइस इसी प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. इट इज नोन एज EIA. अब मैं जहां पर भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बोलूंगा आप उसकी जगह EIA लिख सकते हैं. So this is what you need to understand. So in simple words we can say, write down, environmental impact assessment is the process of assessment of all the potential pros and cons of a proposed project. Full stop.
तो इसमें गाइस हम लोग जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके सारे पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स को असेस करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे। दिस इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब गाइस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इन इंडिया हमें इंडिया की बात करनी है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। इन इंडिया EIA was incorporated. EIA was incorporated in the Environmental Protection Act. In the Environmental Protection Act of 1986. Of 1986, comma, within this act, it was the responsibility of the central government to carry out this assessment. तो गाइस इंडिया में EIA के कॉन्सेप्ट को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस एक्ट के तहत गाइस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी। कॉमा, आगे लिखिए, बट दिस प्रोसेस वाज नेवर सीरियसली टेकन इन इंडिया। बट दिस प्रोसेस वाज नेवर सीरियसली टेकन इन इंडिया। और आप लोग जानते ही हो इंडिया में कहां हम लोग एनवायरमेंट एक्सेट्रा का इतना ध्यान रखते हैं, तो इस प्रोसेस को गाइस इंडिया में कभी सीरियसली नहीं लिया गया था। कॉमा, ड्यू टू दिस इन सितंबर 2006 within the Environmental Protection Act, the Environmental Impact Assessment Amendment was introduced. The EIA amendment was introduced. तो गाइस 86 में एक्ट में इसे शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया। इसलिए सितंबर 2006 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट को हम लोग EIA अमेंडमेंट कहते हैं। कॉमा, according to this amendment, now assessment became a combined responsibility of both central and state governments. तो गाइस पहले 1986 वाले एक्ट के हिसाब से ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था। कॉमा, within this act, amendment. Within this amendment, all future projects were divided into two categories, which are as follows.
which are as follows. अब गाइस इस अमेंडमेंट के बाद जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे उन सारे के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और अब हम लोग उन कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. कम टू पॉइंट वन, पॉइंट नंबर वन, कैटेगरी ए. कैटेगरी ए फॉर एप्पल. इसमें लिखिए within this category projects that have the highest environmental impact projects that have the highest environmental impact were included such as mining, comma, thermal power plants, comma, processing industries and infrastructural development. Processing industries and infrastructural development, comma, the assessment of these projects is compulsory and would be done only by the central government. तो गाइस इस अमेंडमेंट में हमें प्रोजेक्ट्स की दो कैटेगरीज बताई गई, जिसमें से पहली कैटेगरी ए है. कैटेगरी ए में गाइस उन प्रोजेक्ट्स को रखा गया जिन प्रोजेक्ट्स का एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है. अगर ऐसा प्रोजेक्ट कहीं पर प्रपोज किया गया है तो गाइस उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा ही होगा और गाइस उसका असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट असेस. सो दैट इज कैटेगरी ए. माइनिंग है, इसमें थर्मल पावर प्लांट्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स. रोड्स में सिर्फ हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें आ जाएगी. ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दी इंफ्रा डेवलपमेंट, जो हम लोगों ने इंफ्रा में पढ़ा था ज्योग्राफी. फुल स्टॉप. तो ये तो गाइस कैटेगरी ए है. सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो कैटेगरी ए में आते हैं. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका असेसमेंट कर सकती है. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैटेगरी बी. All remaining projects, इसमें लिखिए all remaining projects fall within this category, comma, this category is further subdivided as follows. तो गाइस कैटेगरी बी भी फर्दर सबडिवाइडेड है. इसमें लिखिए एज फॉलोज के बाद लाइन चेंज करके कैटेगरी B1. इसमें लिखिए दिस कैटेगरी इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. This category includes manufacturing units, comma, all the projects that fall within this category, all the projects which fall within this category will require a compulsory screening. अब ये स्क्रीनिंग क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा. require a compulsory screening, and after screening it would be
it would be analyzed whether assessment is required or not. Analyzed whether assessment is required or not. तो गाइज इनकी कंपलसरी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इंपैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड भी है या फिर नहीं। इसमें कौन आते हैं? इसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कैटेगरी B2। कैटेगरी B2, इसमें लिखिए दिस कैटेगरी इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स। This category includes projects which do not have any environmental consequences. Which do not have any environmental consequences. Comma. These are projects like waste management and recycling. These are projects like waste management and recycling, comma, for such projects no assessment is required. For such projects no assessment is required, full stop. तो गाइज ये जो 2006 का अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट में पहली बात तो ये कहा गया कि असेसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात गाइज ये कही गई कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए जिनका कंपलसरी असेसमेंट होगा ही होगा और ये असेसमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कैटेगरी B1 जिनका असेसमेंट होगा या नहीं होगा ये वाली बात स्क्रीनिंग के बाद डिसाइड की जाएगी और इनका असेसमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो प्लीज B1 में लिख लीजिएगा द असेसमेंट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैटेगरी B1 में प्लीज ये ऐड कर लीजिएगा, मैं बोलना भूल गया था, दैट असेसमेंट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और गाइज एक तीसरी कैटेगरी बनी विच इज कैटेगरी B2। इसमें गाइज वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका कोई एनवायरमेंटल कंसर्न होता ही नहीं है, इनफैक्ट ये एनवायरमेंट को हेल्प करते हैं। और गाइज ऐसे प्रोजेक्ट्स का कोई भी असेसमेंट नहीं होगा। तो ए का कंपल्सरली होगा, B2 का होगा ही नहीं, B1 का होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज दैट आर गिवन इन दी 2006 अमेंडमेंट। अब गाइज इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस अमेंडमेंट also described the complete process of assessment in India. This amendment also described the complete process of assessment in India, comma, this process is subdivided into 5 stages. This process is subdivided into 5 stages which are as follows. तो गाइज इस असेसमेंट ने पूरे के पूरे प्रोसेस को भी डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से इंडिया में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब हम उन 5 स्टेजेस के बारे में बातचीत करेंगे। पॉइंट नंबर 1 या स्टेज 1, स्क्रीनिंग। अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना कैटेगरी B1 में स्क्रीनिंग के बारे में। द फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग। इसमें लिखिए गाइस, within this stage the particular location for the project will be analyzed and mandatory clearances will be taken. The particular location for the project
will be analyzed and mandatory clearances would be taken. Full stop. यानी कि गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिए. स्क्रीनिंग में समझ लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है. समझ लीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर एक एयरपोर्ट बनानी है. उस लोकेशन से रिलेटेड जितने भी मैंडेटरी क्लियरेंसेस हैं वो लेने पड़ेंगे. अब गाइस मैंडेटरी क्लियरेंसेस कहां से लेने पड़ते हैं? मैंडेटरी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से. किसी भी रीजन की म्युनिसिपैलिटी इस बात को डिसाइड करती है कि वहां पर जो लैंड अवेलेबल है वो लैंड उस प्रोजेक्ट के लिए है भी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस लैंड के लिए कुछ अलग प्लान्स है. जैसे समझ लीजिए मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर रीजन ए में मैं एयरपोर्ट बनाना चाहता हूं या गवर्नमेंट ने कहा कि हम एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं, तो पहले उस प्राइवेट कंपनी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि उस लैंड पे एयरपोर्ट बनाई भी जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती. और गाइस दूसरा जो मैंडेटरी क्लियरेंस है वो लेना पड़ता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से. अगर वहां पर पेड़ प्रेजेंट हैं तो गाइस कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए वहां पर पेड़ों को काटना पड़ेगा और पेड़ों को काटने के लिए हमें पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर म्युनिसिपैलिटी भी हमें क्लियरेंस दे देती है, अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमें क्लियरेंस दे देता है, तभी हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, वरना फर्स्ट स्टेज में ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन की के मैंडेटरी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं. अब इतना आपको याद जानने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये जो मैंडेटरी क्लियरेंसेस हैं ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज से लिए जाते हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं. ये दोनों मैंडेटरी क्लियरेंसेस होते हैं. और वैसे इंडिया में रेड टेपिज्म तो बहुत ज्यादा है. ऐसे तो 36 अलग अलग क्लियरेंसेस होते हैं जो लेने पड़ते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले. माइनर क्लियरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं. So this is the first stage. You need to take the mandatory clearances for the location. Come to the second stage. Scoping. Second stage का नाम है scoping. इसमें लिखिए if all mandatory clearances are achieved, if all mandatory clearances are achieved, then a team of experts prepares a list of potential impacts and the zone of impact. तो गाइज अगर सारे मैंडेटरी क्लियरेंसेस मिल गए तो स्क्रीनिंग खत्म हो गई, हम सेकंड स्टेज पे आ गए हैं. सेकंड स्टेज है स्कोपिंग. स्कोपिंग में क्या किया जाएगा, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई जाएगी. वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स गाइज ये एनालाइज करेगी कि इस प्रोजेक्ट के सोशल इंपैक्ट्स क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या होंगे. तीनों इंपैक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और एनवायरमेंटल भी. और साथ में यह भी देखा जाएगा कि इन इंपैक्ट्स का असर कितने एरिया पे पड़ेगा. तो पोटेंशियल इंपैक्ट्स तो देखे ही जाएंगे, पोटेंशियल इंपैक्ट्स के साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि जोन ऑफ इंपैक्ट क्या है, किस एरिया में इन इंपैक्ट्स को या इन इंपैक्ट्स का असर पड़ेगा. तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो दो चीजें एनालाइज करेंगे, एक पोटेंशियल इंपैक्ट्स एनालाइज करेंगे और दूसरा जोन ऑफ इंपैक्ट एनालाइज करेंगे. सेकेंड स्टेज में रिजेक्शन नहीं हो सकता. फर्स्ट स्टेज में रिजेक्शन हो सकता है, सेकेंड स्टेज में रिजेक्शन नहीं हो सकता. अब गाइस इसके बाद
जब सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो थर्ड स्टेज पे आएंगे. थर्ड स्टेज इज इंपैक्ट प्रिडिक्शन. थर्ड स्टेज इज इंपैक्ट प्रिडिक्शन. गाइस सेकंड स्टेज में प्रोज एंड कॉन्स तो कंसिडर कर लिए हैं ना. अब इन प्रोज एंड कॉन्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन पे, उसे कंसिडर किया जाएगा. जैसे सेकंड स्टेज में ये तो कंसिडर कर लिया. अब ध्यान से समझिएगा, सेकंड और थर्ड स्टेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है. सेकंड स्टेज में ये तो कंसिडर कर लिया कि एयर पोल्यूशन होगा, लेकिन एयर पोल्यूशन का ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे कंसिडर किया जाएगा थर्ड स्टेज में. तो सेकंड स्टेज में सिर्फ एयर पोल्यूशन लिख के छोड़ देंगे. थर्ड स्टेज में क्या कंसिडर करेंगे, देयर विल बी प्रेवलेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन ह्यूमंस ड्यू टू एयर पोल्यूशन. तो सेकंड स्टेज में सिर्फ एयर पोल्यूशन को कंसिडर किया गया है. अब थर्ड स्टेज में उन इंपैक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर किया जाएगा, और इसी थर्ड स्टेज को हम लोग बुलाते हैं इंपैक्ट प्रिडिक्शन. तो अब इसमें लिखिए, once the impacts are considered in the second stage, once the impacts are considered in the second stage, comma, the consequences of those impacts, the consequences of those impacts will be considered in the third stage, will be considered in the third stage. तो गाइज इंपैक्ट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें कब कंसिडर किया जाएगा, उन्हें थर्ड स्टेज में कंसिडर किया जाएगा. दिस इज इंपैक्ट प्रिडिक्शन. नाउ कम टू द फोर्थ स्टेज. गाइज जब हम लोग फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, फोर्थ स्टेज इज पब्लिक हियरिंग. जो फोर्थ स्टेज आती है दैट इज पब्लिक हियरिंग. अब देखिए पब्लिक हियरिंग में क्या होगा. एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी तरफ से सारे के सारे इंपैक्ट्स को भी कंसिडर कर लिया है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर कर लिया है. दे हैव कंसिडर्ड द इंपैक्ट्स एंड दे हैव कंसिडर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. अब गाइस एक लोकल कोर्ट में उस एरिया में रहने वाले जितने लोग होंगे जहां पर यह प्रोजेक्ट अंडरटेक होना है, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा. वहां के एमएलए जाएंगे, वहां के कोऑपरेटर्स जाएंगे, वहां के सिटीजन्स में से भी कुछ लोग जाएंगे. और अब लोकल कोर्ट ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव्स की राय सुनेगी कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स का इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है. क्या वहां के लोग, जहां पर यह प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाना है, वहां के लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं. और इस स्टेज को हम लोग पब्लिक हियरिंग कहते हैं. एक्सपर्ट्स की राय तो हमने सुन ली, वहां के लोगों की राय भी तो सुननी जरूरी है. तो अब जो फोर्थ स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज तक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है. अब गाइस फोर्थ स्टेज में पब्लिक हियरिंग होगी, और पब्लिक हियरिंग होने के बाद जो कोर्ट है वो इस बात का डिसीजन लेगी कि पब्लिक इस प्रोजेक्ट से अग्री करती है या फिर अग्री नहीं करती है. सो गाइस राइट डाउन, इन दी फोर्थ स्टेज, in the fourth stage, after the experts have submitted their report to the government, after the experts have submitted their report to the government, within a local court, within a local court, the representatives of the impact zone, the representatives of the impact zone will appear to give their own views, will appear to give their own views, comma,
if the public does not support, if the public does not support this project, then irrespective of the expert reports, then irrespective of the expert reports, this project will be rejected. This project will be rejected. तो गाइज अगर पब्लिक ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया तो एक्सपर्ट ने चाहे कुछ भी लिखा हो अपनी रिपोर्ट में, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कॉमा, बट इफ द पब्लिक एक्सेप्ट्स दिस प्रोजेक्ट, but if the public accepts this project, then we move on to the next stage. Then we move on to the next stage. Full stop. तो गाइज इस स्टेज में भी रिजेक्शन पॉसिबल है. अगर पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर प्रोजेक्ट को नहीं कैरी आउट किया जाएगा. अगर पब्लिक ने रिजेक्ट नहीं किया तभी हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे. Now come to the fifth stage, decision making. Decision making. इसमें लिखिए, if the public accepts, if the public accepts the project, then on the basis of the expert report, then on the basis of the expert report, a decision will be taken by the government. A decision will be taken by the government whether to carry out the project or not. Whether to carry out the project or not. तो गाइज अगर पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है या फिर नहीं करना है. दिस इज डिसीजन मेकिंग. फुल स्टॉप. तो गाइज ये 5 स्टेजेस हैं जो इंडिया के गवर्नमेंट को अंडरटेक करनी है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में. आपको लगता है इंडिया में इतना सब कुछ किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता. इट इज ऑल वेरी हाई लेवल करप्शन. कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता है इंडिया में. अगर होता भी है तो बहुत कम होता है. इतना कबरसम प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है, सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इतना सब कौन देखेगा एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले. तो गाइस इतनी कहानी है जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. सो गाइस what do we need to understand in environmental impact assessment? ये छोटा सा फ्लो चार्ट याद रखिएगा. ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था. लेकिन क्या 1986 से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया? नहीं. इंडिया में मेजरली इस कॉन्सेप्ट को रिवैम्प कब किया गया? इस कॉन्सेप्ट को नया लुक कब दिया गया? 2006 में दिया गया. 2006 में जब EIA अमेंडमेंट किया गया तो इस EIA अमेंडमेंट में क्या किया गया? सबसे पहले कैटेगरीज बनाई गई और दूसरा प्रोसेस डिफाइन किया गया. कैटेगरीज कितनी बनी? कैटेगरीज 3 बनी. A, B1, B2. A वो है जिसका मैंडेटरी है, B2 वो है जिसका असेसमेंट होना ही नहीं है, B1 वो है जिसकी स्क्रीनिंग के बाद डिसाइड होना है कि असेसमेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा. यानी कि गाइस अगर स्क्रीनिंग में सारी की सारी मैंडेटरी क्लियरेंसेस मिल गई तो इसका असेसमेंट किया जाएगा. अगर स्क्रीनिंग में ही मैंडेटरी असेसमेंट क्लियरेंसेस नहीं मिली तो कोई असेसमेंट नहीं होगा. फिर साथ में 2006 में प्रोसेस भी डिस्क्राइब किया गया. प्रोसेस में कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं, which are screening,
स्कोपिंग, impact prediction, public hearing, and finally decision making. तो गाइस इतनी बात समझनी है आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। विद दिस वी कंप्लीट आवर सिलेबस ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में लिखे हैं वो देख सकते हैं। अब गाइस आप लोग पूरा का पूरा कंपेयर कर सकते हैं कि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपके इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सिलेबस में दे रखे हैं। अब गाइस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में दो बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात, करंट अफेयर्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू अपडेट दी करंट अफेयर्स नो मैटर व्हाट। IUCN की रेड लिस्ट आपको मिल चुकी है। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैप्स आपको मिल चुके हैं। नहीं मिले हैं तो प्लीज इलाहाबाद के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं, मतलब मैंने अपनी तरफ से और इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से भिजवा दिए। अगर आपको नहीं मिले हैं तो शायद आपका नंबर व्हाट्सएप पे इंक्लूडेड नहीं होगा, तो प्लीज उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा और वो नोट्स ले लीजिएगा। दूसरी बात गाइस, एक तो आपको करंट अफेयर्स अपडेट करने पड़ेंगे, उसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। दूसरी बात गाइस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक और है, दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। बट वो टॉपिक पेपर 4 का है और उसके बारे में सर आपसे पेपर 4 में ही डिस्कशन करेंगे। आई विल नॉट डिस्कस, मतलब इट इज नॉट माई पार्ट टू डिस्कस एनवायरमेंटल एथिक्स। तो एनवायरमेंटल एथिक्स एक और टॉपिक है जो एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, वो आप लोग एथिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स वी हैव रेड विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब गाइस हम लोगों को बात करनी है नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो अब हम लोगों का थोड़ा सा काम और बचा है। We need to talk about natural disasters and disaster management. तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट।